हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं तत्व, परमाणु, अणु व यौगिक। एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, तत्व, परमाणु, अणु व यौगिक, जो रीट लेवल 2 नाइन्थ और 11th में तो ये काम का है ही है। हमारे क्लास 9th और क्लास 11th दोनों में यूजफुल टॉपिक है ये। और इसके अलावा रीट लेवल 2 में हमारे तत्व, परमाणु, अणु व यौगिक एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, तत्व, परमाणु, अणु व यौगिक। लेकिन अब अपने जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इसको, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, तत्व के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे हम लोग। यूँ नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया हमने। आवर्त सारणी भी डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि हमारी जो आवर्त सारणी है वो तत्वों की आवर्त सारणी है। आज के वीडियो में मैं आपको जनरल सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या है तत्व, परमाणु, अणु और यौगिक, और तत्व को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आगे। फिर परमाणु जो है, परमाणु की संरचना पूरी पढ़ेंगे अपने। थॉमसन मॉडल, बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, सोमरफील्ड मॉडल भी इवन दैट मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि देखिए, रीट में हालांकि सिर्फ नाम दिया है उसने, परमाणु और परमाणु संरचना, लेकिन अपने सोमरफील्ड मॉडल और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा मैं। क्योंकि अपने थोड़ा ज़्यादा पढ़ें तो उससे कोई फॉल्ट नहीं होता, लेकिन अगर हमने कम पढ़ा, हमने सोचा कि इतना ही है सिलेबस के में और हमने कम पढ़ा, तो कम पढ़ा और बाई चांस उसने क्वेश्चन दे दिया तो हम फिर वहाँ ऑब्जेक्शन नहीं कर पाते कि ये जो क्वेश्चन था ये सिलेबस में था या नहीं था। क्योंकि अगले ने एटम से या एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन उठा लिया और अपने उसको नहीं रीड किया हुआ, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं रीड किया हुआ, बोहर मॉडल से मिलता जुलता टॉपिक है, बोहर मॉडल से ही उठाया गया टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देने वाले ने दे दिया पर हमने रीड नहीं किया था, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। हालांकि हम जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का भी, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे उसकी भी। फिर अणु है और फिर यौगिक। यौगिक के बारे में कोई ज़्यादा नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे। और इसके अलावा इसके बाद एक और बनता है मिश्रण। मिश्रण भी इसमें देख लेंगे हम लोग, तत्व, परमाणु, अणु, यौगिक और मिश्रण। तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात करें तत्व की, तो तत्व की बात करें तो सबसे पहले आवर्त सारणी हमारे पास आती है, तत्वों की आवर्त सारणी। तो उसी आवर्त सारणी को मैं एक बार आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये आवर्त सारणी है, तत्वों की आवर्त सारणी। हमने कभी भी इसको यूँ नहीं पढ़ा कि परमाणु की आवर्त सारणी है, हमने हमेशा यही बोला कि ये तत्वों की आवर्त सारणी है। तो तत्वों की आवर्त सारणी इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो है ये हाइड्रोजन तत्व है, ये जो है ये लिथियम तत्व है, ये बेरिलियम तत्व है, ये सोडियम तत्व है। तत्व क्या है देखिए हम, जैसे ये मैंने कहा हाइड्रोजन तत्व है, इसका मतलब हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु हैं वो यहाँ लिखे जा चुके हैं। तो एक जैसे परमाणुओं का समूह ही तत्व कहलाता है। एक जैसे परमाणुओं का समूह ही तत्व कहलाता है। तो यह हाइड्रोजन तत्व है। इसमें हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु हैं, चाहे वो 1H1 हो, चाहे वो 1H2 हो, चाहे वो 1H3 हो, वो सारे यहाँ आ चुके हैं। क्लियर? तो तत्व क्या है? तत्व जनरली हम डेफिनेशन क्लियर नहीं कर पाते तत्व की, हमें समझ नहीं आता कि तत्व की परिभाषा क्या लिखे। तो तत्व क्या है? समान परमाणुओं का समूह तत्व कहलाता है। जैसे ये हाइड्रोजन तत्व है, H H H H, ये सारा हाइड्रोजन तत्व हो गया। O O O O, ये ऑक्सीजन तत्व हो गया। ये N N N N, ये नाइट्रोजन तत्व हो गया। तो समान परमाणुओं का समूह जो होता है वो तत्व कहलाता है। समान परमाणुओं का समूह तत्व कहलाता है। अब परमाणु क्या? परमाणु किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु है। जैसे कोई पदार्थ है मेरे पास, जैसे ये मान लो कोई पदार्थ है, इसके मैं टुकड़े करने लग जाऊं, जैसे इसको काटने लग जाऊं, तो काटता जाऊं, तो जो लास्ट पॉइंट आएगा जिससे आगे इसे काटा नहीं जा सकता, वो परमाणु है, लास्ट टुकड़ा बिल्कुल। तो किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण, किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटे कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। किसी भी पदार्थ के छोटे से छोटे कण को हम परमाणु कहते हैं, जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु ये H,
ऑक्सीजन का परमाणु ये है O, नाइट्रोजन का परमाणु ये है N, ये परमाणु है। क्लियर। किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जो होता है वो परमाणु कहलाता है। परमाणु को अपने आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरा। आज हम तत्व की बात करेंगे, फिर परमाणु को आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में। तो किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जो होता है वो परमाणु कहलाता है। अब अणु क्या है? परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनाते हैं। जैसे H और H जुड़ा तो H2 हाइड्रोजन का अणु बना, और O जुड़ा तो O2 ऑक्सीजन का अणु बना, N और N जुड़ा तो N2 नाइट्रोजन का अणु बना। तो तत्व समान परमाणुओं का समूह है। अब परमाणु क्या था? परमाणु छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण परमाणु है। परमाणु और परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। और जब अणु और अणु आपस में जुड़ते हैं तो यौगिक बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े तो जल बना, तो जल एक यौगिक है, ये ध्यान रखना, जल एक यौगिक है। अणु और अणु जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? यौगिक। अणु और अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो यौगिक बनाते हैं। जैसे जल यौगिक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ा तो अमोनिया यौगिक है, ग्लूकोज भी यौगिक है, C6H12O6 ग्लूकोज यौगिक है। तो जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनाते हैं, अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो यौगिक बनाते हैं, और जब यौगिक आपस में जुड़ता है तो मिश्रण बनता है। जब यौगिक यौगिक से जुड़ता है तो मिश्रण बनता है। जैसे जल प्लस चीनी, तो ये मिश्रण है। क्लियर? मिश्रण, ये मिश्रण बन गया, जल प्लस चीनी। तत्व क्या है? तत्व तो समान परमाणुओं का समूह तत्व कहलाता है। परमाणु क्या है? किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु है जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। अणु क्या है? परमाणु और परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनाते हैं। और यौगिक क्या है? अणु और अणु जब आपस में जुड़ता है तो यौगिक बनाता है। और जब यौगिक और यौगिक आपस में जुड़ते हैं तो मिश्रण बनाते हैं। अब यहाँ भी आपको क्लियर कर दूँ, कुछ बुक्स के अंदर अणु दो प्रकार के बताए होते हैं कि अणु दो प्रकार के हैं। कुछ बुक्स कहती है कि परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनाते हैं, और इस प्रकार जो अणु बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक समपरमाणवीय अणु, और दूसरे विषम परमाणवीय अणु। एक समपरमाणवीय अणु और एक विषम परमाणवीय अणु। तो विषम परमाणवीय अणु जो वहाँ होते हैं उन्हें यौगिक कहा जाता है। उसके आगे लिखा भी होता है कि ये विषम परमाणवीय अणु जो होते हैं ये यौगिक होते हैं या यौगिक के अणु होते हैं। यूँ लिख देते हैं उसको कि ये यौगिक होते हैं या यौगिक के अणु होते हैं। तो कुछ किताबों में यूँ बताया हुआ कि अणु दो प्रकार के होते हैं, समपरमाणवीय। तो समपरमाणवीय तो ये वाले हो गए जिसको हमने अणु की फॉर्म में पढ़ा है, और विषम परमाणवीय ये वाले हो गए जिसको हमने यौगिक बोला है। क्लियर? तो वहाँ डाउट नहीं रखना है कि विषम परमाणवीय अणु है उसको हम यौगिक ही बोलते हैं। विषम परमाणवीय अणु जो होते हैं वो यौगिक ही कहलाते हैं। तो परमाणु और परमाणु जब आपस में जुड़े तो अणु बना, अणु और अणु आपस में जुड़ा तो यौगिक बना, और जब यौगिक यौगिक से जुड़ता है तो मिश्रण बनता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ बनती है कि मिश्रण का जो संगठन होता है वो अनिश्चित होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके रीट एग्जाम के लेवल से, जेट एग्जाम के लेवल से, कि निम्न में से किसका संगठन निश्चित नहीं होता? तो मिश्रण का संगठन जो होता है वो निश्चित नहीं होता। इससे हम हमारी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। जैसे मैंने कहा जल और चीनी, जल और चीनी। अब चाय जब बनाते हैं हम लोग तो चाय एक मिश्रण है, तो हर कोई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना लेता है। कभी तो अपने कह देते हैं कि चाय फिक्की बना दो तो उसमें चीनी कम कर देते हैं, कभी हम कहते हैं चाय मिट्टी बना दो तो उसमें चीनी ज़्यादा कर देते हैं, कभी ठीक ठाक सी चाय पीते हैं तो मीडियम चीनी डालते हैं उसमें। तो मिश्रण जो होता है उससे अपनी इच्छा अनुसार बदला जा सकता है, लेकिन जो बाकी होते हैं उससे अपनी इच्छा अनुसार बदल नहीं सकते। जैसे मैं कहूँ जल, जल है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है 2:1 है। इसे मैं मेरी इच्छा से बदल नहीं सकता। अब मैं यूँ नहीं कह सकता कि अगली बार मैं जो जल लिखूंगा वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 लिखूंगा, तो वो जल नहीं रहेगा। क्लियर? तो जल का जो संगठन है वो निश्चित है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 ही रहेगा। लेकिन मिश्रण का जो संगठन होता है वो निश्चित नहीं होता। जैसे जल और चीनी हम 1:1 भी ले सकते हैं,
2:1 भी ले सकते हैं, 1:2 भी ले सकते हैं, जितनी मर्जी कर लें, मिश्रण का संगठन जो होता है वो निश्चित नहीं होता। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूँ आपको कि समझ आ रही होगी बात। तो सबसे तत्व क्या, तत्व समान परमाणुओं का समूह तत्व कहलाता है। परमाणु क्या है, किसी भी पदार्थ का छोटा से छोटा कण परमाणु है। परमाणु और परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनाते हैं, अणु और अणु आपस में जुड़ते हैं तो यौगिक बनाते हैं। यौगिक को विषम परमाणुवीय अणु भी बोला जाता है। और जब यौगिक यौगिक से जुड़ता है तो मिश्रण बनता है, और मिश्रण का संगठन जो होता है वो निश्चित नहीं होता। मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता। क्लियर? अब बात करें हम तत्व की। आज जो अपने टॉपिक में डिस्कस करना है तत्व, तो सबसे पहली बात आती है तत्व का प्रतीक। तत्व का प्रतीक दिखाने का क्या मेथड है? देखो, तत्व को अंग्रेजी बोलते हैं हम एलिमेंट, तो ई से डिनोट कर दिया, ई फॉर एलिमेंट। अब इसके पैर में परमाणु क्रमांक लिखा जाता है जेड, जेड परमाणु क्रमांक लिखा जाता है, और ऊपर जो है ए द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है। तो जेड यहां क्या है, परमाणु क्रमांक, और ए क्या है, एटॉमिक मास। ए द्रव्यमान संख्या है, ए द्रव्यमान संख्या है और जेड परमाणु क्रमांक है। अब परमाणु क्रमांक क्या है और द्रव्यमान संख्या क्या है? देखिए, परमाणु क्रमांक जो है किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक। अब मोजले ने जो आवर्त सारणी व्यवस्थित की थी, अब मैं फिर क्लियर कर दूं आपको, ये आवर्त सारणी मैंने रख ली यहाँ। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हम कहते हैं 1 है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है। ये उसने कैसे अरेंज की, क्या है परमाणु क्रमांक? जैसे मान लो बहुत सारे बंदे आ गए मोजले के पास, खूब सारे ये तत्व आ गए। मोजले ने देखा, एक से पूछा कितने प्रोटॉन लाया है, तो उसने कहा जी मैं 10 प्रोटॉन लाया हूँ। तो उसको कहा जो 10 प्रोटॉन लाया है वो 10 नंबर पे चला जाए। ऐसे ही अगले से पूछा तू कितने प्रोटॉन लाया है, तो उसने कहा मैं 5 प्रोटॉन लाया हूँ। तो उसको कहा तू 5 नंबर पे चला जा। ऐसे ही उसने कहा कितने प्रोटॉन लाया है, तो एक ने कहा 3 प्रोटॉन लाया हूँ, तो कहा तू 3 नंबर पे चला जा। तो जो जितने प्रोटॉन लाता रहा उसको उतने नंबर पे वो सेट करता रहा, तो वही उसका क्रमांक या क्रम संख्या बन गई। क्लियर? तो परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक क्या, उसकी क्रम संख्या है। परमाणु का क्रमांक है, परमाणु की क्रम संख्या है। वो उसने कैसे सेट करी? वो उसने प्रोटॉन देख के सेट करी। जैसे एक से पूछा कितने प्रोटॉन लाया, तो उसने कहा 10, तो उसको 10 नंबर पर रख दिया। दूसरे से पूछा कितने प्रोटॉन लाया, तो उसने कहा 5, तो उसको 5 नंबर पर रख दिया। तीसरे से कहा कितने प्रोटॉन लाया, तो उसने कहा 3, तो उसको 3 नंबर पर रख दिया। क्लियर? तो यही परमाणु क्रमांक है, यानी परमाणु की क्रम संख्या है। क्रमांक का मतलब क्रम संख्या, तो परमाणु क्रमांक यानी परमाणु की क्रम संख्या। कैसे व्यवस्थित की थी उसने? प्रोटॉन की संख्या के आधार पर। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या ही उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। क्रमांक का मतलब क्रम संख्या, और वो सारणी बनाई गई है प्रोटॉन की संख्या के आधार पर। जो जितने प्रोटॉन लाया उसको उतने नंबर पे सेट कर दिया गया। क्लियर? जैसे और देख लो वापिस, जैसे ये मान लो 3 बंदे आ गए, इसको कहा भाई तू कितने प्रोटॉन लाए, तो उसने कहा 7, तो इसको कहा चल तू 7 नंबर पे चल जा, तो इसकी क्रम संख्या 7 दे दी उसने, वही परमाणु क्रमांक है। इससे पूछा कितने प्रोटॉन लाए, तो उसने कहा 9, तो इसको कहा तू 9 नंबर पे चल जा। तो जो क्रम संख्या डिपेंड कर रही है वो प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड कर रही है, और उसी को ही हम क्रमांक बोलते हैं। क्रमांक यानी क्रम संख्या। क्लियर? तो परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु की क्रम संख्या जो है वो परमाणु क्रमांक कहलाती है, प्रोटॉन की संख्या कहलाती है। और क्योंकि परमाणु उदासीन होता है, क्यों उदासीन होता है? क्योंकि परमाणु के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल बराबर होती है, इसलिए परमाणु जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो बराबर होती है, इसलिए परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। क्योंकि प्रोटॉन पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हैं तो वो उदासीन होगा। क्लियर? प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन की संख्या क्या है? प्रोटॉन की संख्या उसकी क्रम संख्या है। प्रोटॉन की संख्या क्रम संख्या यानी परमाणु क्रमांक है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन होता है।
तो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। अब द्रव्यमान संख्या क्या देखो, परमाणु का जो सारा के सारा द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक में होता है। परमाणु का सारा के सारा द्रव्यमान कहाँ होता है? उसके नाभिक में। तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है वो उसके नाभिक में होता है। अब अगर हम परमाणु मॉडल की बात करें, कोई भी परमाणु संरचना बनाऊं मैं, मान लो एक, तो ये नाभिक है, बीचों बीच पॉजिटिव चार्ज लिए नाभिक है, उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं हैं। तो ये वृत्ताकार कक्षाएं दिखा दी। अब परमाणु का सारा के सारा भार इसके अंदर है, इस नाभिक में है परमाणु का सारा के सारा भार, यानी द्रव्यमान संख्या जो है वो नाभिक पर डिपेंड कर रही है। अब नाभिक बीचों बीच है, उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं हैं। इन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन वृत्ताकार कक्षाओं में कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इन वृत्ताकार कक्षाओं में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं परमाणु में 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु 3 मूलभूत कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन तो इन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने हैं, तो कॉमन सी बात है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होंगे वो नाभिक में होंगे। क्लियर? और नाभिक के अंदर ही परमाणु का सारा भार होता है। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है वही उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो यानी किसी भी तत्व की जो द्रव्यमान संख्या है या जो परमाणु की द्रव्यमान संख्या है वो उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होती है। क्लियर? बहुत इजी तरीके से, रट्टा नहीं मारना है कहीं भी। परमाणु क्रमांक क्या? क्रमांक यानी क्रम संख्या। तो जो हमारी आवर्त सारणी है वो कैसे बनाई गई है? प्रोटॉन देखकर बनाई गई है। तो प्रोटॉन की संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। क्लियर? अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हो जाएगा, तो काम न्यूट्रल हो जाएगा। अब बात आती है द्रव्यमान संख्या की। तो द्रव्यमान संख्या के बारे में इतनी बात याद रखें कि परमाणु का सारा भार या सारा द्रव्यमान कहाँ होता है? उसके नाभिक में होता है। अब एक बार परमाणु की संरचना अगर बनाए तो बीचों बीच नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। वृत्ताकार कक्षाओं में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब परमाणु में जो 2 कण बचे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो नाभिक के अंदर हैं, तो नाभिक में ही सारा भार होता है। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है जो द्रव्यमान संख्या बना रहे हैं। तो द्रव्यमान संख्या क्या है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो अब वापिस देख लें, जेड क्या है? जेड परमाणु क्रमांक, यानी प्रोटॉन की संख्या, और ए क्या है? द्रव्यमान संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो जैसे मैंने ये लिख दिया 6C14, 6C14। अब अगर इस तत्व को मैं पूरा एक्सप्लेन करना चाहूँ, 6C14 का मतलब क्या है? इसका परमाणु क्रमांक 6 है, यानी इसमें प्रोटॉन 6 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इसके नीचे वाली साइड यानी पैर में प्रोटॉन लिखे जाते हैं, पैर में प्रोटॉन लिखे जाते हैं, वही इसकी परमाणु संख्या होती है। तो परमाणु संख्या 6 या परमाणु क्रमांक 6 या प्रोटॉन की संख्या 6, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 ही। द्रव्यमान संख्या 14, द्रव्यमान संख्या 14। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 14 है। और प्रोटॉन हमारे को पता है 6, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो 14 है और प्रोटॉन 6 है, तो कॉमन सी बात है कि न्यूट्रॉन इसमें 8 होंगे। नहीं तो वैल्यू पुट कर लो, P प्लस N कितने हैं? 14। P अपने को पता है कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं? 6, तो यानी 6 प्लस N बराबर 14, तो N बराबर 14 माइनस 6 यानी N बराबर 8। नहीं तो कॉमन सी बात है, P प्लस N में से अगर मैं P घटा दूंगा तो NN ही बचेगा। P प्लस N में से अगर मैं P घटा दूंगा तो NN बचेगा। क्लियर? तो यानी 14 में से अगर 6 घटा दूंगा तो न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। या मोटी मोटी बात ध्यान रख लें, ये सिर है और ये पैर है, तो सिर में से अगर मैं पैर घटा दूंगा तो न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। क्लियर? द्रव्यमान कहाँ है?
सिर पर। प्रोटॉन कहाँ है? पैर में। तो सिर में से पैर घटा दूंगा तो न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, क्योंकि ऊपर तो P + N लिखे हैं और नीचे P लिखा है, तो P घटाऊंगा तो P से P तो कट जाएगा, N बच जाएंगे। और एग्जाम्पल देखें, जैसे 9F19, इसको एक्सप्लेन करना है मेरे को। 9F19 इसका मतलब क्या है? इसका परमाणु क्रमांक 9, परमाणु क्रमांक 9, प्रोटॉन की संख्या 9, इलेक्ट्रॉन की संख्या 9, द्रव्यमान संख्या 19, द्रव्यमान संख्या 19। ये प्रोटॉन लिखे हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन 9 है, इलेक्ट्रॉन भी 9 ही है। द्रव्यमान संख्या 19 है, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब मेरे को न्यूट्रॉन चाहिए, तो मैं इसमें से प्रोटॉन घटा दूं, इसमें से अगर मैं प्रोटॉन घटा दूं तो न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। और प्रोटॉन कितने हैं? 9, तो 19 में से 9 गए, 10 न्यूट्रॉन है इसके अंदर। तो इसमें प्रोटॉन 9 है, इलेक्ट्रॉन भी 9 है, और न्यूट्रॉन इसमें 10 है। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हौसला मिलता है इससे थोड़ा हमें, और कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है, मोटिवेशन मिलता है। आगे हम और भरसक प्रयास करते हैं कि अच्छा वीडियो बना पाएँ। तो अब तत्व को कितने भागों में बांटा जा सकता है वो देखिए। अब तत्व का प्रतीक मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ। E, पैर में था Z यानी परमाणु क्रमांक, ऊपर था द्रव्यमान संख्या। ये तो है प्रोटॉन, ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कुल मिला के हमारे पास जो सिंबल आए हैं सामने हमारे, उसमें हमारे पास, इसको अगर हम छोड़ दें एक बार, इसमें देखें तो प्रोटॉन है, द्रव्यमान संख्या है, और एक न्यूट्रॉन आया है। तो इस आधार पर हम तत्व को 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। एक तो समस्थानिक, समस्थानिक नहीं बोलना है इसको, अपने उच्चारण ही गलत करते हैं हम लोग, कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक आइसोटोप, समस्थानिक, सम मैंने समान, स्थान वाले, समान स्थान वाले, समभारिक, समान भार वाले, और सम न्यूट्रॉनिक यानी समान न्यूट्रॉन वाले। क्लियर? सम स्थानिक, सम भारिक, सम न्यूट्रॉनिक। तो तत्व का सिंबल क्या है? पैर में P लिखा हुआ है, ऊपर द्रव्यमान संख्या यानी P + N लिखा हुआ है, ये द्रव्यमान संख्या है। तो अगर द्रव्यमान संख्या सेम होगी तो समभारिक बन गया, प्रोटॉन सेम हो गए तो समस्थानिक बन गया, क्योंकि स्थान किसने बताया है? उसकी क्रम संख्या किसने बताई है? फिर देख लें, क्रम संख्या किसने बताई? प्रोटॉन ने। तो अगर प्रोटॉन सेम हो गए, जैसे एक बंदा, उससे पूछा कितने प्रोटॉन लाया, उसने कहा 7, तो उसको कहा तो 7 नंबर पे जाके बैठ जा। दूसरा आया, उसको कहा तू कितने प्रोटॉन लाया, तो उसने कहा 7, तो तू भी 7 नंबर पे जाके बैठ जा। इसका मतलब उन दोनों का स्थान सेम हो गया, तो वो समस्थानिक कहलाए, आइसोटोप कहलाए। तो यानी क्लियर? तो स्थान सेम हो, और स्थान बताया किसने? प्रोटॉन ने। तो इसमें प्रोटॉन तो समान होते हैं और बाकी भिन्न होगा, चाहे हम कह दें न्यूट्रॉन भिन्न है, चाहे हम कह दें द्रव्यमान भिन्न है, एक ही बात है। बहुत आराम से याद रख सकते हो। समस्थानिक रटने की जरूरत नहीं है, अपने क्या क्रैमिंग करने की आदत होती है। समस्थानिक परिभाषा रट ली कि वे तत्व जिनकी प्रोटॉन की संख्या समान है या परमाणु क्रमांक समान है और न्यूट्रॉन की संख्या या द्रव्यमान संख्या भिन्न है। और जबकि नाम उतारा है समस्थानिक यानी समान स्थान होगा, तो प्रोटॉन समान होंगे, कॉमन सी बात है, क्योंकि स्थान बता ही प्रोटॉन रहे हैं, तो प्रोटॉन समान होंगे। बाकी जो भी सिंबल में आपको दिख रहा है वो भिन्न होगा प्रोटॉन के अलावा। तो द्रव्यमान है और न्यूट्रॉन है वो भिन्न होंगे। अब समभारिक क्या होगा? देखो, समभारिक यानी द्रव्यमान क्या होगा? समभारिक नाम बता रहे, द्रव्यमान समान होगा। और क्या क्या दिख रहा है आपको? प्रोटॉन दिख रहे हैं, वो भिन्न होंगे। और क्या दिख रहा है? न्यूट्रॉन, वो भिन्न होंगे। अब सम न्यूट्रॉनिक क्या होगा बताओ? सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन समान होंगे। और क्या क्या दिख रहा है इस सिंबल में? प्रोटॉन, वो भिन्न होंगे।
और क्या दिख रहा है, द्रव्यमान, वो भी भिन्न होगा। उम्मीद करता हूँ परिभाषाएं आपको समझ आ रही होंगी। समस्थानिक यानी जिनमें प्रोटॉन समान है, न्यूट्रॉन की संख्या या द्रव्यमान संख्या भिन्न है। समभारिक जिनमें द्रव्यमान संख्या समान है, प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है। और सम न्यूट्रॉनिक जिनमें न्यूट्रॉन समान है, प्रोटॉन या द्रव्यमान संख्या भिन्न है। जैसे एग्जाम्पल देखें, इसके और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल लूँ, 1H1 1H2, ये दोनों समस्थानिक हैं क्योंकि ये भी एक नंबर पे बैठेगा, ये भी एक नंबर पे बैठेगा, तो प्रोटॉन तो दोनों में ही एक है, इसमें भी और इसमें भी प्रोटॉन सेम है। द्रव्यमान देखूं तो इसका द्रव्यमान 1 है, इसका द्रव्यमान 2 है, तो द्रव्यमान भिन्न हो गया, 1 2 हो गया। प्रोटॉन सेम हो गए, दोनों का 1 1 हो गया। अब न्यूट्रॉन निकालूंगा तो द्रव्यमान में से प्रोटॉन घटाऊंगा, 1 - 1 0 न्यूट्रॉन है, इसके पास 2 - 1 1 न्यूट्रॉन है। तो अब आप देख सकते हैं प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन भिन्न है, द्रव्यमान भिन्न है, तो वो समस्थानिक है। जितने मर्जी एग्जाम्पल ले लें, जैसे 7N14 7N15 समस्थानिक है, प्रोटॉन सेम है, द्रव्यमान भिन्न है, और जब द्रव्यमान भिन्न है तो कॉमन सी बात है न्यूट्रॉन भिन्न निकलने ही निकलने। समभारिक यानी भार सेम होगा, जैसे 7N15 और 8O15, 7N15 और 8O15। तो अब देखें द्रव्यमान सेम है 15 15, प्रोटॉन भिन्न है 7 8, तो न्यूट्रॉन भी भिन्न निकलेंगे। 15 में से 7 गए 8 और 15 में से 8 गए 7, तो भार सेम है, प्रोटॉन भिन्न है, न्यूट्रॉन भिन्न है, तो समभारिक बनेंगे। तो तत्वों को आगे बांटा जाता है समस्थानिक में, समभारिक में, सम न्यूट्रॉनिक में। समस्थानिक यानी जिनका स्थान सेम है, यानी प्रोटॉन सेम है, बाकी जो दिख रहा है आपको वो भिन्न होगा। क्रैमिंग नहीं करनी है, तीन ही बातें आनी है, प्रोटॉन, द्रव्यमान और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन सेम तो समस्थानिक, बाकी भिन्न। द्रव्यमान सेम तो समभारिक, बाकी भिन्न। और न्यूट्रॉन सेम तो सम न्यूट्रॉनिक, बाकी भिन्न। अब सम न्यूट्रॉनिक का एग्जाम्पल भी देख लें, जैसे 7N14 और 8O15, 7N14 और 8O15, तो इसमें न्यूट्रॉन निकाल लूंगा तो 14 में 7 गए 7, 15 में से 8 गए 7, न्यूट्रॉन सेम। प्रोटॉन भिन्न है, इसके 7 इसके 8, और द्रव्यमान भी भिन्न है, इसका 14 इसका 15। तो ये आज का टॉपिक था अपना तत्व का प्रतीक, और आगे तत्व के प्रकार, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। अगर फिर निवेदन है आपसे, अगर आपको मेरा वीडियो समझ आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और रीट में आपका ये टॉपिक फॉलो होगा, जट में आपका ये टॉपिक फॉलो होगा, क्लास 9th और क्लास 11th के लिए टॉपिक हेल्पफुल है। नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो परमाणु पर लेकर आएंगे। थैंक यू।